बर्न पढ़ लेना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बर्न पढ़ लेना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और जो हमारे डेमोन्स्ट्रेशन क्लासेस हैं उसमें मेजरली 6 से 7 टॉपिक्स है बर्न से रिलेटेड, उसके टाइप्स, मैनेजमेंट सब। और सरप्राइजिंगली हमारे पेपर में आया भी था और ये 15 मार्क्स में आया। किताबें पहुँचाई भी जा सकती हैं और कहीं ना कहीं बच्चों का एक जुड़ाव जीवों को लेकर है, वो भी कहीं ना कहीं इसको कनेक्ट करने में हमें आसानी होगी पुस्तकों से। पढ़नी अगर तुम चाहते हो तो वो पुलिस में कंप्लेंट कर सकते हैं। This is the first time that our college celebrates the annual library festival, and today all together celebrate our student vibrant talent of imagination, knowledge, and the wonderful world of books that make a wonderful place to grow and learn. ये बात समझ में आई नहीं और अम्मी ने समझाई नहीं। ये बात समझ में आई नहीं और अम्मी ने समझाई नहीं। मैं कैसे मीठी बात करूं जब मीठी चीजें खाई नहीं। मैं कैसे मीठी बात करूं जब मीठी चीजें खाई नहीं। आपा भी पकाती है हलवा, आपा भी पकाती है हलवा, फिर आखिर वो क्यों हलवाई नहीं। आपा भी पकाती है हलवा, फिर आखिर क्यों वो हलवाई नहीं। ये बात समझ में आई नहीं और अम्मी ने समझाई नहीं। मैं कैसे मीठी बात करूं जब मीठी चीजें खाई नहीं। नानी के मियाँ जब नाना है, नानी के मियाँ जब नाना है, दादी के मियाँ जब दादा है। नानी के मियाँ जब नाना है, दादी के मियाँ जब दादा हैं। आपा से मैंने पूछा ये, आपा से मैंने पूछा ये, बाजी के मियाँ क्या बाजा है। आपा से मैंने पूछा ये, बाजी के मियाँ क्या बाजा है। हंस हंस कर वो यूँ कहने लगी, हंस हंस कर वो यूँ कहने लगी, ए भाई नहीं, ए भाई नहीं। ये बात समझ में आई नहीं और अम्मी ने समझाई नहीं। मैं कैसे मीठी बात करूं जब मीठी चीजें। अगर बिल्ली शेर की खाला है, अगर बिल्ली शेर की खाला है, फिर हमने उसे क्यों पाला है। अगर बिल्ली शेर की खाला है, फिर हमने उसे क्यों पाला है। बच्चों, कोई व्यक्ति अपना घर छोड़ के अगर कहीं चले जाए, उसके कितने कारण हो सकते हैं। 2 कारण हो सकते हैं, या तो उसको उसके घर से निकाल दिया हो, या फिर वो खुद घर छोड़ के चले गया हो। तो इसी चीज को लेकर बच्चे के अंदर जो प्रश्न आ रहा है उसको हम इस पैरा में सुनेंगे। अगर बिल्ली शेर की खाला है, फिर हमने उसे क्यों पाला है। क्या शेर बहुत नालायक है, क्या शेर बहुत नालायक है, खाला को मार निकाला है। क्या शेर बहुत नालायक है, खाला को मार निकाला है। या जंगल के राजा के यहाँ, या जंगल के राजा के यहाँ मिलती दूध मिलाई नहीं। ये बात समझ में आई नहीं और अम्मी ने समझाई नहीं। मैं कैसे मीठी बात करूं जब मीठी चीजें। क्यों लंबे बाल हैं भालू के। बच्चा देख रहा है कि मेरे लंबे बाल हैं, वो तो क्या भालू के भी तो लंबे बाल हैं। क्यों लंबे बाल हैं भालू के, क्यों उसने कटिंग कराई नहीं। क्यों लंबे बाल हैं भालू के, क्यों उसने कटिंग कराई नहीं। क्या वो भी गंदा बच्चा है। क्या हम कहते हैं ना कि जो लंबे बाल लगता है वो गंदा बच्चा होता है, तो उसी चीज को लेकर बच्चा कह रहा है क्या वो भी गंदा बच्चा है, या उसके अब्बू भाई नहीं। हम कहते हैं ना कि बड़ा भाई और या फिर पापा, 2 ही लोग तो बाल कटाने जाते हैं। हम मम्मी को तो पचा लेते हैं सब लोग ना। तो उसी को लेकर बच्चा कह रहा है कि क्यों लंबे बाल हैं भालू के, क्यों उसने कटिंग कराई नहीं। क्या वो भी गंदा बच्चा है, क्या वो भी गंदा बच्चा है, या उसके अब्बू भाई नहीं, या ये उसका हेयर स्टाइल है। ऐसा भी हो सकता है कि उसका हेयर स्टाइल है, या ये उसका हेयर स्टाइल है, या जंगल में कोई नाई नहीं। ये बात समझ में आई नहीं और अम्मी ने समझाई नहीं। मैं कैसे मीठी बात करूं जब मीठी चीजें। अंतिम पैरा के साथ आज के समारोह को फिर हम लोग शुरू करेंगे। जो तारे झिलमिल करते हैं, चचिताई नहीं। क्या जो तारे झिलमिल करते हैं, क्या उनकी चचिताई नहीं। होगा कोई रिश्ता सूरज से, होगा कोई रिश्ता सूरज से, ये बात हमें बतलाई नहीं। पर चंदा किसका मामू है, पर चंदा किसका मामू है, जब अम्मी का वो भाई नहीं। ये बात समझ में आई नहीं और अम्मी ने समझाई नहीं। मैं कैसे मीठी बात करूं जब
history, origin, and modernization of libraries in India. Introduction. The word library came from the Latin word liber, meaning book. A library is not just a building filled with books. It is a century of learning, a center of culture, and a gateway of the universe of knowledge. Guide to our future. Today, we all celebrate this magical world of the book through an exciting session that is Book Talk. In this segment, our young readers will introduce us to some wonderful books and sharing why these books touch their heart. It's not just about reading, it's about connecting, imagining, and reflecting. So, without further delay, let's begin the book talk, dive into the world of words and wisdom. Let's welcome our first speaker, Hemant Singh from the 5th semester, who will present the book talk. Today, I am standing in front of you all to give a book talk. So, the book which I have chosen for today's book talk is Adult Medical Surgical Nursing or AHN. So, firstly, let's talk about what actually AHN is. So, AHN basically is Adult Health Nursing. So, Adult Health Nursing is a branch which deals with the diseases of our body. Now coming to book, this is volume 2, AHN 2, जो कि आपको 4th सेमेस्टर में देखने को मिलेगा और ये लोटस पब्लिशर्स की बुक है. ऑथर ऑफ द बुक are डॉक्टर जोगिंदर वाटी, प्रभजोत कौर एंड लखविंदर कौर. तो now starting from the index. तो basically जो इस बुक का इंडेक्स है, दिस बुक कंप्राइजेस ऑफ 13 यूनिट्स जो कि हमारे सारे सिस्टम्स में जितनी भी पॉसिबल डिजीजेस होती हैं और जितनी भी हम मेजरली नर्सिंग में हमने जितनी भी इंपॉर्टेंट डिजीजेस पढ़नी है ना, वो सब इस बुक के अंदर है. तो मैंने ये बुक इसलिए चूज. नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन व्हिच कम्स इज व्हाई आई हैव चोजन दिस बुक, बिकॉज आउट ऑफ सो मेनी बुक्स इन लाइब्रेरी आई ओनली चोज दिस वन AHN 2. सो अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, यहाँ जूनियर है सेकंड सेम और थर्ड सेकंड सेम अभी थर्ड सेम में जाएगा जिसपे AHN 1 आएगा और थर्ड सेम तो फोर्थ सेम में चली गई जिसमें AHN 2 आएगा. वो ये वॉल्यूम 2 है ये. तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें अगर कि मैंने बुक क्यों चुनी है कि लास्ट में सबका एक ही चीज़ है ना, एनी हाउ हमने एग्जाम पास करना है, कुछ भी हो जाए मेजरली यही है कि एग्जाम पास करना है करेक्टली. तो व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर माय 4th सेमेस्टर एग्जाम्स ना, आई वेंट थ्रू सो मेनी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और 3rd सेमेस्टर के एग्जाम में भी बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे थे मैंने. तो द मेजर थिंग जो मैंने नोटिस करी उन क्वेश्चंस में, तो एक ही थी कि मतलब जो क्वेश्चंस आते हैं ना, उसमें सबसे मेन पार्ट जो ग्रैब करता है वो करता है नर्सिंग मैनेजमेंट, नर्सिंग डायग्नोसिस, नर्सिंग केयर प्लान. मेजर क्वेश्चन इससे ही आते हैं. 15 और 10 मार्क्स के 2 क्वेश्चन मेजरली इससे ही आते हैं. तो इस बुक का मेन प्लस पॉइंट यही है कि इस बुक में हर एक डिजीज की हमें नर्सिंग केयर प्लान दी गई है, नर्सिंग डायग्नोसिस दिया गया और नर्सिंग मैनेजमेंट अच्छे से समझाया गया. जैसे लाइब्रेरी में एक और बुक थी आरजे शिवानी, उस पर मैंने वो जब मैंने पढ़ी तो उसमें जो डिजीजेस थी ना, उस पर एक ही पेज में समअप कर दिया था, मतलब मैक्स टू मैक्स 2 पेज, उससे ज़्यादा नहीं दिया था और नर्सिंग केयर प्लान तो दिया नहीं था. इस बुक में ये है कि हर एक डिजीज का हमें नर्सिंग केयर प्लान दिया गया है, जो लोटस पब्लिशर्स की अडल्ट मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग. और दूसरा ये मत सोचना कि सीनियर सम के सुन रहे हमने तो 4th सेम लगे थे, अभी कॉम्पिटेटिव के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये बुक. जैसे कि हर एक यूनिट खत्म होने के बाद इसमें हमें MCQs दिए गए हैं और क्वेश्चंस दिए गए हैं जो कि इवैल्यूएट कर सकते हो कि आपने कितना पढ़ा. लेट्स टेक एग्जांपल. जैसे इस बुक की यूनिट 17 है बर्न. तो बेसिकली जब हम हमारे 4th सेमेस्टर में थे ना, तो सारे टीचर्स सारे सीनियर्स हमसे ये कहते थे कि बर्न पढ़ लेना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बर्न पढ़ लेना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. और जो हमारे डेमोन्स्ट्रेशन क्लासेस है ना, उसमें मेजरली 6 से 7 टॉपिक्स थे बर्न से रिलेटेड, उसमें टाइप्स, मैनेजमेंट सब. और सरप्राइजिंगली हमारे पेपर में आया भी था और ये 15 मार्क्स में आया. इसमें से 8 मार्क्स जो थे उन नर्सिंग केयर प्लान और नर्सिंग मैनेजमेंट से आया था. अब इस बुक में यूनिट 17 में बर्न है, इस पर पेज नंबर 1514 से 1548 तक बर्न को समझाया गया. अब ऐसा नहीं है कि आप जैसे अगर ChatGPT करो या गूगल से करो तो आपको बर्न के बारे में नहीं मिलेगा, उस पर भी आपको बर्न के बारे में मिल जाएगा, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी ना वो पीसेस पे मिलेगी.
कट कट होगी पीसेस, मतलब इन्फॉर्मेशन आधी आधी मिलेगी, कभी टाइप्स मिले, किसी साइड से आप टाइप्स लोगे, किसी से मैनेजमेंट लोगे। लेकिन इस बुक में ये है कि जो बर्न की जितनी एक नॉलेज जो है कंटिन्यूटी में है पूरी, सारे इसका मैनेजमेंट, नर्सिंग केयर प्लान और बाकी सब कुछ जो है कंटिन्यू में है। तो इस जैसे इस बुक में आपको बर्न के बारे में सब मिल जाएगा। और इस बुक का आप थोरोली पढ़ भी लिया तो 8 या 9 मार्क्स तो इजीली कर लोगे, 6 to 7 पेजेस मैक्स टू मैक्स लिख ही लोगे आप। और जैसे पेपर में जैसे एक चीज और नोटिस की थी मैंने कि 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते ना, तो उस पर ऐसा तो नहीं है कि आप डेफिनेशन लिखोगे, टाइप्स लिखोगे और समअप कर दोगे, फिर 5 मार्क्स तो नहीं ला पाओगे आप। तो मतलब ये चीज़ रिलेट कर पा रहे होंगे 4th सेम वाले और जो मेरे बैचमेट्स हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें करते हैं। अभी 3rd सेम में जब आएगा वो देखेगा कि हाँ नर्सिंग मैनेजमेंट, नर्सिंग केयर प्लान कितना इंपॉर्टेंट है पेपर के मोटिव से। तो जैसे अगर 5 मार्क्स का कोई क्वेश्चन है तो उसमें ये नहीं कि आप डिफाइन कर दोगे और टाइप्स लिख दोगे, खत्म कर दोगे, ये नहीं करना। जैसे 5 मार्क्स का तो लिखोगे ना उसमें, तो नर्सिंग मैनेजमेंट, नर्सिंग केयर प्लान बहुत जरूरी होता है। तो इस बुक में यही है कि हर एक छोटी से छोटी डिजीज का हमें नर्सिंग डायग्नोसिस, नर्सिंग केयर प्लान दिया है। और I must say this is one of the finest book which we have in our library. Or for my 4th semester exams preparations, this book was recommended to me by my dearest friend Suraj. So big thanks to him. But very first of all, I would like to wish you a very happy World Library Day. On the auspicious occasion, we are standing in front of you all. And first of all, I would like to say that what actually a book talk is. A book talk is an interaction in which the person tells about a particular book and by which it influences the audience to read that book. So I chose this book, which is Applied Psychology for Nurses. So the very first motive of choosing this book is, as we know, psychology is a broader aspect. It's not just about in the clinical settings or in the hospitals, but it has a broader perspective and aspect in the worldwide. For example, it is used in business administrations, it is used in marketing, and it is used by psychologists to understand the psychology of an individual. So psychology is basically the study of human behavior, and in today's world it is very important and it is used everywhere to understand the normal behavior of an individual. So this book is specifically for the nurses intervention and for the people or who are pursuing nursing profession. So this book, the author of this book is R. Shivani. This is the 5th edition, and the publishers of this book is from J.P. Brothers. This book is easily available in any medical bookstore. So psychiatric nursing. So we can say that she is very well educated and she knows her subject very well. That's why she has given us this incredible book. The features of this book are that it consists of chapters in a very categorized manner. All the chapters given here, let's say introduction, biological behavior, mental health and hygiene, all these chapters are given in a very categorized and synchronized manner so that the individual who is reading that book will understand it very well. Is Foundation of Nursing. So कोई भी book अपार्ट फ्रॉम दिस ऑल्सो जब हम लेते हैं तो हमारा जो प्राइमरी कंसर्न होता है कि बुक को लेते टाइम कि एक तो हमें वो समझ में आनी चाहिए एंड उसकी लैंग्वेज इतनी कंसाइज और प्रिसाइज होनी चाहिए कि हम उसको समझ सकें. इट शुड बी इजी टू अंडरस्टैंड एंड जो उसका कंटेंट है वो टू द पॉइंट एज पर आवर सिलेबस होना चाहिए. सो इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आई क्लेमेंट, हु इज़ द ऑथर ऑफ दिस बुक, डिज़ाइन दिस बुक एंड ही इज़ करेंटली द principal of Columbia College of Nursing, Bangalore. He has done his masters in medical surgical and PhD in nursing. So he designed this book. And अगर हम इसके कवर पेज की तरफ देखें तो सबसे पहले जो बॉटम लेफ्ट कॉर्नर है इसमें आपके ऑथर का नेम है एंड दिस इज़ द 3rd एडिशन ऑफ बुक दैट आई हैव. रिसर्च बेस्ड जैसे हमारा ये कंटेंट है इन्होंने बता रखा है. सो अगर हर एक चैप्टर में ना जाके उसका टोटल में समरी एक आपके सामने प्रोवाइड करूँ तो वो ये है कि टोटल समरी जो इसकी है वो है कि जो भी कंटेंट आपका इसमें है
वेदर अगर वो प्रोसीजर से रिलेटेड है या कोई इम्पोर्टेंट इंटरवेंशन बताना है, कहीं ना कहीं उसको एक समअप की तरह समअप कर रखा है। इसे गिफ्ट्स कहकर पेश किया जाता है। यह एक नई चालाकी भरी और छुपी हुई दहेज प्रथा है जो समाज के आधुनिक चेहरे के पीछे छिपी एक कड़वी सच्चाई है। शादी एक पवित्र बंधन है, सौदा नहीं। जिस दिन हर माँ अपने बेटे को दहेज से दूर रखेगी, उस दिन दहेज प्रथा जड़ से मिट जाएगी। समाज में दहेज की नई संस्कारों की जरूरत है। So let's give a huge round of applause to Khushi and Brooke to perform a drama on dheज। World Library to everyone present here, respected principal ma'am, teachers, seniors and my dear batchmates। आज हम बीएससी नर्सिंग द्वितीय सेमेस्टर के छात्र आपके समक्ष एक ऐसा सच लेकर आए हैं जो समाज के एक कड़वे पहलू को दिखाता है, दहेज प्रथा। डाउरी एक ऐसी परंपरा जो शादी जैसे पवित्र बंधन को एक सौदा बना देती है, एक ऐसी समस्या जिसमें बेटी सिर्फ बेटी नहीं बोझ बन जाती है। इस नाटक के माध्यम से हम आपको एक ऐसे घर की कहानी दिखाएंगे जहाँ दहेज में प्यार, रिश्ते और इंसानियत सब कुछ छीन ली, पर अंत में एक नई सोच, एक नई आवाज़ भी उठेगी जो कहेगी बस अब और नहीं। इस कहानी में आपको कुछ पात्र मिलेंगे जो एक सच का रूप है, जैसे अमन जो एक इंजीनियर है, राधिका जो एक टीचर है, मिस्टर गुप्ता अमन के पिता, मिसेस गुप्ता अमन की माता, मिसेस वर्मा राधिका की माँ और एक एडवोकेट मीरा जो एक आवाज़ है। तो चलिए देखते हैं एक सच्चाई जो शायद आपके आसपास भी कहीं छुप कर जी रही हो। कहानी शुरू होती है एक घर से जहां अमन अपने माँ बाप से अपनी मोहब्बत की बात करता है, पर ये घर प्यार को नहीं पैसा देखता है और फैसला हो जाता है एक लड़की का दहेज के आधार पर। क्या लव मैरिज? तुम्हें अपने माँ बाप से जरा भी ख्याल नहीं आया? अरे तुम अपना बीपी काहे बढ़ा रहे हो? बैठो। बेटा उस लड़की के घर से है, उसके माँ बाप क्या करते हैं? वो लड़की उसका नाम किया है और वो बहुत गरीब है, उसके पापा बहुत ही छोटी नौकरी करते हैं, लेकिन वो बहुत ही सुशीली और अच्छी लड़की है। गरीब घर की लड़की और दहेज का क्या? बेटा हम ये तो सोचो ना तुम्हारी शादी किसी अमीर घराने की लड़की से करेंगे, तुम गरीब घर की लड़की से शादी करने की बात कर रहे हो। आपको क्या सिर्फ दहेज से मतलब है? ये खुशी से नहीं। क्या इससे पेट नहीं भरता बेटा? मैंने तुम्हारे लिए एक लड़की देखी है, राधिका नाम की, कल हम जा रहे हैं। बेटा तुम्हें मेरी कसम, तुम्हें उसी से शादी करनी पड़ेगी। शादी करने के लिए ये नहीं लगा, लेकिन आप मेरे कहने से नहीं सुन सकता। ठीक है चलो। अब बात हो रही है दहेज की, जहाँ राधिका के गुण नहीं उसकी माँ की जेब देखी जा रही है। और फिर होती है एक शादी, एक सौदा जिसमें प्यार तो कहीं था ही नहीं। और मेहंदी कैसी है आप? अरे हम भी बढ़िया। आइए आइए आओ जी। अरे इसके घुटनों में दर्द है, ये तो हाँ बहन जी हम भी परेशान हैं। और बताइए हमें कोई दिक्कत परेशानी? नहीं बहन जी कोई दिक्कत
लग रही थी। देखिए, राधिका मेरी इकलौती बेटी है और अमन वो भी मेरे बेटे जैसा ही है, तो इन दोनों की खुशी के लिए जितना हो पाएगा मैं उतना देने की कोशिश करूंगी। तो बहन जी रिश्ता पक्का समझे? रिश्ता पक्का। तो ठीक है, आज से फिर और राधिका बेटा तो तुम्हारी हाँ है इस रिश्ते के लिए। अमन से पूछने की जरूरत नहीं है, मेरा लाडला ये कहाँ है? हो गई, ढोल बाजे बज गए, मेहमान चले गए, लेकिन जो नहीं गया वो था दहेज का सवाल। राधिका की माँ ने अपने बस में बाहर जाकर भी रिश्ता जोड़ा। शादी के 1 महीने बाद ही असली चेहरा सामने आता है। ताने और ताने, क्योंकि दहेज जो दिया वो काफी नहीं था। बाबू कहाँ है मेरा चश्मा? 10 घंटे से चश्मा मांग रहा हूँ। अरे बाबू कहाँ रह गई? सुबह की चाय शाम को लाएगी क्या? अमन ने शादी तो दहेज के लिए की थी, लेकिन अब उसी दहेज का मजाक उसके दोस्त बना रहे थे। उनकी हंसी अमन के घमंड को चबा गई। अरे भाई मैंने सुना है अमन ने शादी कर ली, दहेज मिला है उसको। अरे मैंने तो सुना है उसको BMW मिली है। अरे भाई मुझे नहीं लगता उसे कुछ मिलेगा भी। अरे भाई बहुत कुछ मिला है। चल चल झूठ बोल रहा है, चल देखते हैं। भाई कैसे हो? बढ़िया भाई, तुम लोग क्या कर रहे हो? हमने सुना है दहेज में तुझे बहुत कुछ मिल रखा है। BMW मिली है ना इसे? तुम ही कह रहे थे। ओ भाई है। अरे दिखा भाई दिखा, छुपा मत। चल 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 भाई चल। ये कहाँ गई भाई? अरे छोड़ यार, ये गाड़ी तो मेरे ड्राइवर के पास है। यही चाहिए तो तू पहले बोलता, शादी करने की क्या जरूरत थी इतने के लिए? अरे चल भाई चल चल।
दिन घर तक उसके दोस्तों की हंसी उसके कानों में गूंजती रही थी। छोटी कार बस इतनी ही मिली दहेज में, और उसने अपना गुस्सा निकाला उस इंसान पर जो उसके सबसे ज्यादा ख्याल रखती थी, राधिका। आज का दिन ही खराब है, मेरा पूरा दिमाग खराब हो गया है। बर्बाद हो गया। चली जाओ यहाँ से, लोगों को बिल्कुल बात नहीं करनी। मैं आपकी पत्नी हूँ, आप मुझे बता सकते हैं क्या हुआ है आपको? प्लीज तुम चली जाओ, मुझे थोड़ा सा अकेला छोड़ दो। बताइए तो सही, क्या पता मैं आपकी परेशानी का हल बता सकूं आपको। मेरी परेशानी का कारण तुम ही तो हो। पर मैंने किया क्या है? मैं तो अब कोशिश कर रही हूँ कि सबको खुश रखने की। तुमने क्या किया है? कितना दहेज दिया तुमने? कुछ नहीं मिला है, मेरी बेइज्जती हो रही है हर जगह। मैंने तुम्हें गाड़ी दी, पैसा दिया, जमीन दी, और तुम्हें क्या चाहिए? मेरी माँ ने अपने हद से ज्यादा तुम्हें दिया अपना बेटा समझ के, और तुम इतना लालच कर रहे हो। तुम ये बताओ, जो तुमने गाड़ी दी है वो दिखाने लायक है? पर गाड़ी तो गाड़ी होती है ना, जितना मेरी माँ के बस में था उन्होंने किया। क्या तुम्हारे अंदर इतनी काबिलियत नहीं है कि तुम खुद खरीद सको? बस हो गया, बहुत जबान चाहे तो किए तुम। क्यों मैं तो चलाऊंगी, आखिर कब तक मैं तुम्हारा जुल्म सहती रहूं? यहाँ पे है तुमको सहना पड़ेगा। क्यों सहूं? आखिर मैं भी एक इंसान हूँ। तुम्हारे माँ पापा हमेशा मुझ पे मेरी बेइज्जती करते रहते हैं, और तुम मेरी जुल्म कर रहे हो। चुप हो जा। क्यों रहूं चुप मैं? आखिर कब तक मैं चुप रहूं? समझ नहीं आ रहा है। जब जुल्म हद पार कर जाता है तब एक औरत सहना नहीं बदलना भी जानती है। अब इस कहानी में एक नया मोड़ आएगा। राधिका जी आइए, आपने कॉल की लिया, ठीक तो है ना? नमस्ते मीरा जी। मीरा जी, मुझे केस फाइल करवाना है अपने ससुराल वालों पर। क्यों, क्या हुआ राधिका? मेरी माँ ने अपनी हद से पार ज्यादा से ज्यादा उन्हें दहेज दिया, पर उन्हें बिल्कुल संतुष्टि नहीं हुई। वो मुझ पर दहेज उनकी मांग के अनुसार ना लाने पर जुल्म करते हैं, मारपीट करते हैं, और मुझे बार बार ताने सुनाते हैं। ये तो बहुत गलत बात है राधिका, आपने बहुत अच्छा फैसला किया है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि दहेज लेना और देना दोनों ही कानून के खिलाफ है। डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट जो 1961 में पास हुआ था, उसमें जो दुल्हन से दहेज मांगता है या उसे फिजिकली मेंटली टॉर्चर करता है, उसे 5 साल तक की जेल और 15,000 रुपए या उससे ज्यादा तक का जुर्माना देना पड़ता है। आईपीसी सेक्शन 498A के तहत पति और उसके परिवार पर एफआईआर फाइल दर्ज की जा सकती है अगर वो आपको मेंटली फिजिकली क्रूएल्टी में शामिल है तो, और अगर किसी औरत की मृत्यु 7 साल के अंदर हो जाती है और उसका कारण दहेज हो तो उस पे आईपीसी सेक्शन 304 भी लागू होता है। तो राधिका, क्या करना चाहती हैं आप? जी, मुझे केस फाइल करवाना है। मैं सिर्फ अपने लिए नहीं, हर उस लड़की के लिए लड़ूंगी जो चुप रहती है। तो आपका ये निर्णय फैसला फाइनल है? जी हाँ, ये मेरा फैसला है लास्ट। तो आज की शुरुआत करते हैं। ठीक है। न्यायालय ने अपना फैसला सुना दिया। अमन और उसके माँ बाप दोषी ठहराए गए, लेकिन आज राधिका डरी नहीं, टूट कर भी मजबूती से खड़ी थी। जब एक औरत अपने हक के लिए खड़ी होती है तो सिर्फ एक आवाज नहीं, पूरा समाज जगता है। दहेज सिर्फ एक रस्म नहीं, एक कत्ल की तैयारी है। बेटी बोझ नहीं, शक्ति है। आज बेटी को सिखाओ, सहना नहीं, लड़ना है। आज जरूरत है कि हर घर में आवाज उठे, हर माँ, हर बेटी, हर दोस्त बोले, बस अब और नहीं, बस अब और नहीं। सपने सजाए थे मायके से डोली तक, सपने सजाए थे मायके से डोली तक, पर रह गया दहेज का जहर था गोली तक। सह सहकर थक गई मैं, सह सहकर थक गई मैं, पर अब अंधेरों से लड़ गई मैं। ना बिकूंगी ना झुकूंगी, सच के रास्ते पर
जुल्म कब तक छुप पाएगा? चुप रहकर ना सहूंगी, अब कानून से लड़ूंगी, अब कानून से लड़ूंगी। थैंक यू। वो हीरो है या है जादूगर, ये कहना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि एक व्यक्ति में देखा है मैंने सब कुछ, जिसको एक पेपर पे उतार देना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, मेरे लिए कविता का शीर्षक है बेटियां। बेटी वो फूल है जो महकना जानती है, अपने अस्तित्व को आगे लाना चाहती है। जब होती है बेटियां तो क्यों दुख मनाते हो साहब, बेटियां तो किस्मत चमकाना जानती हैं। बेटा अगर दीप है तो उजाला है बेटियां, माँ बाप के दिल की धड़कन है बेटियां। अगर तुम दोगे उसे मौका, वो हर क्षेत्र में नाम कमाएगी, आपके बेटों से भी वो आगे बढ़कर दिखाएगी। यूं ही नहीं जन्म लेती एक बेटी हर घर में, जहाँ होती है ईश्वर की बरकत, होती है उसी घर में। महका देती है वो घर आंगन को अपने छोटे छोटे कदमों की आज्ञा से। बेटा अगर वंश है तो अंश है बेटियां, बेटा अगर भाग्य है तो सौभाग्य है बेटियां। बेटी अगर ठान ले तो कर लेती है सब हासिल, उनके प्रयास से कुछ भी नहीं उनके लिए मुश्किल। बेटी लक्ष्मी है, दुर्गा है, माँ गौरी का अंश है, वो दुश्मनों के लिए काल और परिवार का वंश है। बेटी होना अभिशाप नहीं वरदान है, उनके होने से ही माँ बाप का मान है। करते हैं माँ बाप पुण्य का काम जैसे कन्यादान है। बेटियों से ही हमारे देश की शान है, सानिया मिर्जा, मैरी कॉम, मनु भाकर जैसे कई प्रसिद्ध हस्तियों के नाम हैं। धन्यवाद।
जो एक शर्मीले और भोली सी लड़की है और अपने विचारों को व्यक्त करने में हिचकिचाती जाती है। वहीं दूसरी ओर है गुंजन, जो एक साहसी लड़की है और खुद भी अपने विचारों को रखती है। बात है एक शाम की, दोनों ही सहेलियां हंसी ठिठोली करते हुए लॉ कॉलेज से अपने घर जा रही थी और रास्ते में उन्हें कमल मिलता है, जो कि अग्नि को कई दिनों से परेशान कर रहा है। आइए देखते हैं। दूसरी भी बढ़िया लग रही है ना भाई? तुम्हें समझ नहीं आता वो तुझसे बात नहीं करती है। मैंने तेरे से बात की अवनी, लेकिन नहीं बात नहीं बात कर। तू देख अब मैं क्या करता हूँ। ए इधर आओ। भाई को थप्पड़ मारेगी, थप्पड़ मारने का शौक है। काम तो लगे चल जा। हाँ, दो मंजिलें बन गई। अरे अरे बेटा क्या कर रही हो? आपकी बेटी है? अरे कहाँ ये रामपुर गेट है, डरी साहब है, आप जल्दी आ जाओ तुरंत। क्या बात कर रहे हो? वो ठीक तो है? अरे बिल्कुल ठीक है, आप तुरंत पहुँचो इधर। चलो ठीक है, मैं आता हूँ। अब हम देखते हैं अवनी और गुंजन के परिवार वालों का नजरिया। मिस्टर गुप्ता, मिस्टर शर्मा, आपको पता है हमारी बेटियों के साथ क्या हुआ है? क्या हुआ? मेरी बड़ी बेटी ने तो मेरी इज्जत नीलाम करा के रख दी है। मेरी धज्जी उड़ा दी उसने इज्जत की। एक बार अपनी बेटी से जाके पूछिए। अरे ये आप क्या बोल रहे हो? मैं अभी आप से पूछता हूँ। जाइए पूछिए। शिवानी, क्या हुआ? क्या कह रही हो? अवनी कहाँ है? वो अभी अपने कमरे में गई है। बताओ क्या हुआ? मिस्टर शर्मा की कॉल आई थी। क्या कह रही थी? वो कह रहे हैं कि कमल और उसके दोस्तों ने हमारी बेटी के साथ कुछ गलत करा। ये क्या कह रहे हो? तुम बेटी हो सकता है? नहीं, ये गलत कह रहे हो, झूठ कह रहे हो तुम। तुम लोग मत चलो, हम आदमी से पूछते हैं। अवनी, बेटा, बेटा तुम ठीक हो? बेटा, तुम ठीक हो? हमें बताओ, क्या हुआ? अवनी, तुम अपने पापा को नहीं बताओगी? ये भगवान, ये क्या हो गया? हम क्यों करेंगे? ये क्या करेंगे? अवनी, अगर तुम चाहते हो तो हम पुलिस में कंप्लेंट कर सकते हैं। आप मिस्टर शर्मा जी से बात कीजिए ना, कुछ तो करना पड़ेगा ना। ठीक है, मैं मिस्टर शर्मा जी से बात करता हूँ, पर पहले हम डॉक्टर के पास चलते हैं। क्या इस सदमे से
अवनी और गुंजन कभी उभर पाएंगी? क्या इससे कभी आगे बढ़ पाएंगे? आइए देखते हैं उनकी कहानी। मेरी क्या गलती थी? आखिरकार मैंने उन लोगों का क्या बिगाड़ा था? अब मेरे माँ बाप भी मेरा साथ नहीं दे रहे, अब मैं आगे और जी नहीं सकती। हेलो अवनी, क्या तुमने गुंजन के बारे में सुना? उसने आत्महत्या कर ली। क्या? नहीं। अवनी, उसने मेरी वजह से अपनी जान दे दी। मैं हार नहीं मानती, मैं उससे लड़ूंगी। तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हें मैं कैसे अहंकार की दीवारें एक लड़की की जिंदगी बर्बाद कर गई। एक पल की बर्बरता जीवन भर का दुख दे गई। शायद ही कभी उबर पाए उस पल की मार से। अहंकार की आग में एक जिंदगी ही जल गई। आज कमल के अहंकार ने तो जिंदगियां बर्बाद कर दी। क्या अवनी खुद को और गुंजन को इंसाफ दिला पाएंगी? इससे पहले हम चलते हैं अपनी दूसरी कहानी की तरफ। अक्सर हम महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों की बात करते हैं, लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि अन्याय का सामना तो लड़के भी करते हैं? क्या ये कहानी सच है कि मर्द को दर्द नहीं होता? अक्सर लड़कों को ही घर की जिम्मेदारी संभालने के लिए और पैसे कमाने के लिए कहा जाता है, जिसमें उनके सपने कहीं खो से जाते हैं। इसी में आज हम देखते हैं रोहन की कहानी, जो एक डांसर बनना चाहता है, लेकिन यह बात अपने पिता को बताने से डरता है। क्या वह एक दिन अपना सपना पूरा कर पाएगा? आइए देखते हैं रोहन की कहानी। ओके स्टूडेंट्स, तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है, डांस क्या है? आर्ट है। हाँ, डांस एक आर्ट है, तो आपको बहुत ध्यान लगा के सीखना है, ठीक है? तो सबसे पहले जैसे मैं करूँगी, आपको उसे फॉलो करना है, ठीक है? ऐसे और इस तरीके से आप, ठीक है? अब आप, अरे गुड मॉर्निंग रोहन, तुम आ गए? इधर जाके खड़े हो। स्टूडेंट्स, आज से रोहन भी हमें ज्वाइन करेंगे। रोहन, तुम ध्यान से देखना है इसको, ठीक है? इधर अपनी खड़े हो। ठीक है स्टूडेंट्स, आप रिपीट करो। रोहन ध्यान से देखो। अरे ये तो मेरा ही नालायक लग रहा है। रोहन, क्या कर रहे थे यहाँ पे? क्या कर रहे थे यहाँ पे? चल डांस सिखाता हूँ तेरे को, चल। अरे सुनती हो? देखो तुम्हारा बेटा क्या कर रहा है। पूछो इससे क्या कर रहा था ये? माँ, वो मैं डांस की प्रैक्टिस कर रहा था, मुझे डांस करना बहुत पसंद है। अरे इंजीनियरिंग तो मैंने उसको इसलिए कराई थी ताकि एक बड़ा आदमी बन सके, अपने पैरों पे खड़ा हो। जो 14 लाख इस पे लगाए थे उनको काम में लाए, ना कि डांस करे। पापा, मैं डांस अपना करियर बनाना चाहता हूँ। अरे करियर तो बैलगाड़ी का भी होता है, तो क्या तुम उस पर चढ़ जाओगे? पापा, आपने कहा था कि तू इंजीनियरिंग कर ले, फिर तुझे जो करना है वो करते रहना। अब अगर अपने पैशन को फॉलो करना चाहता हूँ तो बस सुनो मेरी बात।
अगर आज के बाद तूने इस घर में डांस का नाम लिया तो मैं तेरी हड्डियां तोड़ दूंगा। पर पापा मैं डांस में कुछ करना चाहता हूँ, पर उसमें बड़ा लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा। निकल मेरे घर से, निकल मेरे घर से। आखिर इन लोगों को हुआ क्या है? अगर मेरे खुद के माँ बाप मेरे पैशन को मुझे फॉलो नहीं करने दे रहे तो मैं समाज से आके क्या उम्मीद रखूं? कला कभी किसी जेंडर को नहीं देखती। ऋतिक रोशन से लेकर प्रभु देवा तक सभी लोग इसी धरती में पैदा हुए और उन्हें हमारे देश का नाम आगे के स्तर पर बहुत ज्यादा रोशन किया है। एक दिन मैं भी उसी कतार में खड़ा हूँ, अच्छा डांसर बनकर। तब जो लोग आज मुझे डांस करने से रोक रहे हैं वही मेरे तारीफों के पुल बांधेंगे। आप लोग देखते रहिएगा। समाज के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन चुके हैं। आइए देखते हैं इनके आगे की कहानी। आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट सत्यमेव जयते में। मैं आपकी होस्ट अनीशा और ये मेरे को होस्ट सूरज। हम अपने शो के माध्यम से आपको ऐसी शख्सियत से रूबरू कराते हैं जिन्होंने हमारे समाज में एक नई सोच को जन्म दिया और वो आज हमारे लिए सबके लिए प्रेरणा का स्रोत है। तो आज भी हम एक ऐसे इंसान की कहानी लेकर आए जिन्होंने बहुत ही संघर्षों के बाद एक अपनी नई पहचान बनाई और अब हमारे लिए एक नया इंसान बन के घूम रहे हैं आगे। तो अब हम देखते हैं रोहन वर्मा की कहानी, जो कि एक बहुत अच्छे डांसर बने और उन्होंने एक बहुत ज्यादा अच्छा मुकाम हासिल किया। वेलकम सर। सर, तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपने कौन सी मुश्किलों का सामना करते हुए एक नया मुकाम हासिल किया और आप इतने अच्छे डांसर बने? मेरा बचपन काफ़ी अच्छा बीता था। मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था मेरी पढ़ाई को लेकर, और मैंने जब अपनी इंजीनियरिंग करी तब तक मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था। पर मुझे बचपन से डांसिंग का पैशन था जिसे मैं आगे फॉलो करना चाहता था। इंजीनियरिंग के बाद भी मुझे ऐसा लगा कि मुझे डांस में आगे कुछ करना चाहिए, और जब ये बात मैंने मुझे पेरेंट्स के सामने रखी तो उन्होंने मुझे बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करा। मुझे मारा पीटा और मुझे काफ़ी बेइज्जत करके मुझे घर से बाहर निकाल दिया था। इसके बाद मैं काफ़ी ज़्यादा निराश हुआ था, बहुत डिसअपॉइंटेड था एक चीज़ को लेके कि मेरे पेरेंट्स जो मुझे हमेशा सपोर्ट करते आ रहे थे वो मुझे आज सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे हैं। पर ऐसा ही नहीं था कि सबने मुझे छोड़ दिया था। बहुत से लोग थे जिन्होंने मेरा साथ दिया, जैसे मेरे डांस टीचर, मेरे कुछ दोस्त थे जिन्होंने मेरा बहुत ज़्यादा साथ दिया। उनकी वजह से आज मैं यहाँ खड़ा हूँ और आपसे बात कर रहा हूँ। आप आगे देखेंगे हम अवनी की कहानी। तो बढ़ते हैं हमारे अगली गेस्ट की ओर, अवनी जी, जो एक रेप विक्टिम रह चुकी है और जिन्होंने अपनी दोषियों को सजा दिलाई है, और वो समाज में अभी एक जानी मानी लॉयर है। जी, जोरदार ताली के साथ स्वागत कीजिए अवनी जी का। आगे बढ़ना आपका। जी शुक्रिया। मेरा सवाल आपसे ये है, समाज किस तरीके से एक रेप विक्टिम को देखता है, या खुद रेप विक्टिम खुद क्या सोचता है खुद के बारे में, इस पर आप कुछ बताइए। पहले तो आप सभी का शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ पर इनवाइट किया, और सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं यहाँ किसी सर्वाइवर या लॉयर के रूप में नहीं बल्कि एक इंसान के रूप में आई हूँ। आपने सुना होगा कितने रेप केसेस हैं जो बहुत फेमस भी हो रहे थे, जैसे निर्भया, इसमें 23 साल की लड़की का रेप हुआ था जो 6 लोगों ने करा था। जम्मू कश्मीर में एक 8 साल की बच्ची का रेप हुआ था। कोलकाता में एक डॉक्टर का रेप हुआ था, और अभी रुद्रपुर में एक नर्स का रेप हुआ है। ये तो वह केसेस है जिनका हमें पता है, पर न जाने ऐसे कितने केसेस हैं जिनका हमें पता ही नहीं होता। हर रोज इंडिया में 86 केसेस ऐसे आते हैं रेप के, और ये रेप केस जो छुपे हुए होते हैं, आपको पता है कि क्यों छुपे हुए हैं? जानते हैं आप इसका रीजन क्या है? आप सब लोग, आप ही लोग हो उसका रीजन, क्योंकि आप लोग उन्हें सपोर्ट नहीं करते। उन्हें अपनी अंधेरी जिंदगी में सिर्फ एक रोशनी चाहिए, और वो आपकी रोशनी वो है जो आप सपोर्ट कर सको। और सबसे बड़ा सपोर्ट क्या है? फैमिली सपोर्ट। वहाँ पर उनकी फैमिली ही उनको छोड़ देती है, तो बाकी लोग क्या सपोर्ट करेंगे? तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या आप उन लोगों को सपोर्ट करना चाहोगे? जोर से बोलिए, जोर
ठीक है, तो मेरी आखिरी पंक्तियां यही रहे। डरो मत, डरो मत, छुपो मत, आपकी आवाज किसी और के लिए रास्ता बन सकती है। आपको सब कुछ पता चल जाएगा और उस तब तक आप लोग अदिति अमित सब लोग जो अभी हमारी 2 प्रतियोगिताएं हुई हैं यहाँ पर, सोशल अवेयरनेस ड्रामा वाली और स्वरचित कविता वाली, उसका रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट आप लोग तैयार कर लेंगे। तो बस एक 5.5 मिनट की एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री आप लोग देखेंगे और उसके बाद हम लोग प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन करके प्रिंसिपल में आज के इस समारोह के समापन की घोषणा करेंगे। जाया जा सकता है, तो हम किताबों को ऐसे इस प्रकार से सप्लाई क्यों नहीं कर सकते हैं? किताबें पहुंचाई भी जा सकती हैं और कहीं ना कहीं बच्चों का एक जुड़ाव जीवों को लेकर है, वो भी कहीं ना कहीं इसको कनेक्ट करने में हमें आसानी होगी, पुस्तकों से बच्चों का जुड़ाव बनाने में आसानी होगी। तो इसलिए हमने घोड़ा लाइब्रेरी का ये संकल्पना हमारे मन में वहाँ से जन्म हुई। हमने इसे 12 जून 2023 को शुरू किया था और अब हम निरंतर इसको चला रहे हैं। 45 से 50 विजिट हमारे हो चुके हैं और इसमें लगभग हमने करीब 500 बच्चों को एड्रेस किया। Every Sunday, a horse carrying 60 to 70 books on its back charts its way through the remote and inaccessible parts of the Uttarakhand hills in the northern Indian district of Nainital. This is the brainchild of local resident Shubham Badhane, who wanted continued access to books and reading materials for the children of villages, often beleaguered by natural calamities like floods and landslides. घोड़ा लाइब्रेरी को करने का जो मूल उद्देश्य तो उस समय पर ये भी था कि और जो भी आवागमन के मार्ग थे क्षतिग्रस्त हो चुके थे। कई सारे गांव आज भी से आवागमन के मार्गों से अछूते हैं और अधिकांश गांव अछूते हैं। उन गाँवों को छूने के लिए, उन गाँवों तक पुस्तकों को पहुंचाने के लिए हम लोगों ने घोड़ा लाइब्रेरी का सहारा लिया था। जब घोड़ा किसी बच्चे के घर पे पहुंचता है, आंगन में पहुंच रहा है, तो उसका जो वो जुड़ाव है, वो कहीं ना कहीं हम उस जुड़ाव को पुस्तकों से जुड़ाव में रूपांतरित कर पा रहे हैं। फाइनल जो गोल है वो कल्चर डेवलप करने का, उसको अचीव कर पा रहे हैं। कम्युनिटी का रिस्पॉन्स तो बहुत ज़बरदस्त है ही, क्योंकि वो जहाँ हमें कहना पड़ता है कि आप हमें घोड़ा प्रोवाइड कर दीजिए घोड़ा लाइब्रेरी में, आज ये स्थिति है कि कम्युनिटी इस बात को समझने लगी है कि बच्चों के लिए किताबें कितनी ज़रूरी हैं। तो खुद से कम्युनिटी के बीच से लोग आते हैं और कहते हैं कि इस बार की घोड़ा लाइब्रेरी में घोड़े का पूरा सहयोग हमारा रहेगा। तो ये हमारे लिए सबसे बड़ा एक अचीवमेंट है। इसके साथ साथ बच्चों का रिस्पॉन्स की अगर बात हम लोग करें तो बच्चों के तो बहुत अजब गजब रिस्पॉन्स हमें मिलते हैं। बच्चे खूब मज़ा करते हैं इस घोड़ा लाइब्रेरी के साथ। जब भी घोड़ा लाइब्रेरी का दिन जो भी उनके लिए नियत रहता है, मान लिया हम बोलते हैं कि अगले हफ्ते आपके गांव में घोड़ा लाइब्रेरी आएगी, तो बच्चे को बड़ा बेसब्री से इंतज़ार रहता है कि वो घोड़ा लाइब्रेरी आने वाली है। हमारे पहाड़ में अभी भी कई सारी माताएं और महिलाएं हैं, उनको आगे पढ़ने नहीं दिया जाता है और उनकी शादी कर दी जाती है। तो कई सारी माताएं महिलाएं हमें मिलती हैं फील्ड विजिट पर, जो अब बच्चों के साथ साथ खुद भी किताबें पढ़ना चाहती हैं। तो वो लोग भी बुक इशू कर रहे हैं। इसमें क्या बना हुआ है? बात बना है। The field work is done by an inspired team of 25 volunteers, like 26-year-old Jyoti Adhikari.
मुझे ये काम काफ़ी अच्छा लगा जब मैंने देखा मेरे जो साथ बाकी से मेरे साथ के फ्रेंड्स लोग हैं, इन लोगों को देखा मैंने गांव पर जाते हुए, तो मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा। मैं भी इसकी और ज़्यादा अट्रैक्टिव हुई कि मैं भी जाऊं और मैं भी बच्चों के साथ जुड़ने, मुझे भी मतलब मौका मिले बच्चों के साथ जुड़ने का। 6 कबूतर खेत में कर रहे थे नाच। The novelty of Ghora Library and activities at the ground level, like storytelling, read aloud sessions, songs, etc., has got the children hooked to the concept and its learning philosophy formula. But for this to be a game-changing initiative in the long run, solid financial backing and undeterred support from local communities will be needed. गांव लेवल पर महिला स्वयं सहायता समूह होते हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी मदद से, उनके बीच से ही महिलाओं को ट्रेन करके ग्राम पंचायत के भवनों में, कम्युनिटी के जो भी वहाँ पर भवन बने होंगे, तो उन पर कम्युनिटी लाइब्रेरी की स्थापना करेंगे और साथ ही साथ हफ्ते में या 15 दिन में एक घोड़ा लाइब्रेरी भी उस गांव में आए। तो इसकी पूरी हैंड होल्डिंग हम लोग महिला स्वयं सहायता समूह इत्यादि को देने का प्रयास करेंगे। हमारे कॉलेज में ये फेस्टिवल ही कह देंगे इसे, एक लाइब्रेरी फेस्टिवल जिसे कहना चाहिए, इंटरनेशनल लाइब्रेरी डे भी है आज। तो ये जो फेस्ट बनाया गया है वो हमारे कॉलेज में फर्स्ट टाइम सेलिब्रेट किया गया है और इसमें जो एक्टिविटीज़ हुई हैं तो उन एक्टिविटीज़ को लेके जो क्रेज़ था और जो एक जो आप लोगों की क्रिटिकल थिंकिंग जो मुझे लगा जो उसमें डेवलप हुई है, जैसे चाहे वो बुक टॉक है, चाहे वो बुक रिव्यू है या शेयर रीडिंग है, तो आप लोगों ने जो अपनी क्रिएटिविटी उसमें डाली है, स्वरचित कविताएं हैं, तो उससे पता चलता है कि बच्चों के अंदर कितनी क्रिएटिविटी है। अभी तक आप पोस्टर मेकिंग कंपटीशन ये सारी चीज़ें तो आप लोग करते चले आए, रंगोली कंपटीशन, लेकिन ये बुक्स को लेके जो आप लोगों का ज्ञान है वो हमें आज पता चला है कि हाँ आप लोग किताबें भी पढ़ते हैं। फेस्टिवल 2025 के सक्सेसफुल इवेंट के लिए आप लोगों को कंग्रेचुलेशन। और आप सभी ने इसमें जो पार्टिसिपेट किया वो बढ़ चढ़ के आप लोगों ने भाग लिया इसमें, और जितने भी इवेंट थे आप लोगों को खुद पार्टिसिपेट करके पता चला होगा कि ये कुछ अलग हटके था। और इसका जो ज़्यादा से ज़्यादा क्रेडिट जाता है वो शुभम बधानी जी को जाता है। लाइब्रेरी का जितना भी स्टाफ है, कश्ती मैम है, रंजना मैम है, तो इन लोगों ने ये ऑर्गेनाइज कराया। और उसके साथ साथ जितने हमारे फैकल्टी मेंबर हैं, फैकल्टी मेंबर का बिल्कुल हर तरीके से उसमें हर स्टेप बाय स्टेप उसमें उनका साथ रहा, उन लोगों को भी बहुत बहुत बधाई। और जो हमारा ऑफिशियल स्टाफ है, ऑफिशियल स्टाफ इस बार जजेस में भी, पैनल में भी बैठे, तो आप लोगों को जिताने में उन लोगों का भी कंट्रीब्यूशन है। आज मुझे पता चला कि आप लोगों को पता है इम्पोर्टेंस ऑफ बुक्स। वैसे भी जो हम गूगल में सर्च करते हैं या ऑनलाइन जो रिव्यूज़ हम देखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा मतलब 100% ऑथेंटिक नहीं होते, तो उसकी ऑथेंटिसिटी हमें कैसे पता चले, तो वो पता करने के लिए भी हमें बुक्स पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फेक न्यूज़, फेक रीडिंग से बेटर है कि हम बुक्स को अपना फ्रेंड बनाएं, और बहुत कम बच्चे बुक्स को अपना फ्रेंड बना पाते हैं, लेकिन आज लग रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों ने बुक्स को अपना फ्रेंड बनाया है। और आप सब लोगों को इस फेस्टिवल के लिए सफलतापूर्वक इसको कंप्लीट
कंपटीशन के लिए बहुत बहुत बधाई, और सब लोग बधाई के पात्र हैं। और बधानी जी का जो इनिशिएटिव रहा है, जिस तरीके से बधानी जी आए थे और एक नई आइडियाज और नई क्रिएटिविटी को लेके, तो वो आज दिख रहा है कि बच्चे बहुत अच्छे और खुश हैं, और क्रिएटिविटी और एक क्रिटिकल थिंकिंग आप लोगों की डेवलप हुई है बुक्स के थ्रू। उसके लिए मुझे बहुत खुशी है आज। आप लोगों को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद।